दोस्तों, भारत की राजनीति में और समाज के ऊपर क्या नरेंद्र मोदी का दौर अब खत्म हो चला है? क्या नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व अब बीते जमाने की बात हो चुकी है? और इस तरह की खबरें भारत के अंदर ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी चलने लगी है कि हाल फिलहाल जिस तरीके से भारत के अंदर का माहौल बदला है, जिस तरीके से जनता का एक बड़ा हिस्सा सवाल पूछने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसमें अब मोदी एरा बहुत ज्यादा दिनों तक टिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जरा दुनिया के जाने माने अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की इस खबर को देखिए, इसके कवर स्टोरी को देखिए और इस स्टोरी को देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर ये क्यों लिख रहा है कि इंडिया जेनजी प्रोटेस्टर पंक्चर्स नरेंद्र मोदी और ऑफ इनविंसिबिलिटी। यानी भारत का जो जेनजी प्रोटेस्टर है, मतलब जेनजी जो प्रदर्शन कर रहे थे पेपर लीक और दूसरे मुद्दों को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, उस प्रोटेस्ट में जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार के साथ साथ सीधे सीधे नरेंद्र मोदी प्रोटेस्टर्स के लिए निशाने पर दिखाई दे रहे थे, उसके बाद से साफ हो चला कि जिस प्रकार से मोदी एरा की बात कही जा रही थी, भारत के अंदर मोदी युग की बातें कही जा रही थी, वो मोदी युग की बातें अब बीते जमाने की बात हो चुकी है। आखिर ये हालात बने कैसे? और इन हालात के बनने के बावजूद क्या अब भी भारत में सत्ता और सत्ता के इकोसिस्टम में कोई सुधि लेने जैसी व्यवस्था नहीं है? चेत जाने जैसी परिस्थितियां दिखाई नहीं दे रही है? क्योंकि एक तरफ जहां जेनजी अपने अधिकारों को लेकर लड़ रहा है, वो पढ़ाई लिखाई और अपने रोजगार के मुद्दों को लेकर पेपर लीक से बचने की कोशिशों और सरकार के प्रयासों के ऊपर सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता के इकोसिस्टम के नीति निर्धारण को तय करने वाले मोहन भागवत, जी हाँ, आरएसएस चीफ मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, जरा दैनिक जागरण की इस खबर को आप देखिए। मोहन भागवत कह रहे हैं कि देवी देवताओं की पढ़ाई ये स्कूली पाठ्यक्रमों से शुरू होनी चाहिए, शुरू से शुरू होनी चाहिए, ये बात मोहन भागवत कह रहे हैं। अब भला ये बातें जेनजी को चुभेंगी या नहीं चुभेंगी? क्या देवी देवताओं की पढ़ाई करके और शुरुआत में स्कूल से ही देवी देवताओं को पढ़ाया जाए तो क्या इससे भारत के जेनजी को या उसके बाद वाले जेन अल्फा को रोजगार मिल जाएगा? क्या उसकी शिक्षा रोजगार परक हो जाएगी? क्या उसका पेपर लीक बंद हो जाएगा? क्या उसके पास गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे? और क्या इससे स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो पाएंगे? क्योंकि बात यदि देवी देवताओं की किताबों को स्कूल में शामिल करने से करें तो उससे कौन सा रोजगार मिलेगा? उससे रोजगार मिलेगा पंडा पुरोहितवाद वाला रोजगार, मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कराने वाला रोजगार। लेकिन पूजा पाठ कराने वाली व्यवस्था पर तो एक अघोषित आरक्षण लागू है, और उस अघोषित आरक्षण के दायरे में क्या इस देश के छात्र पूजा पाठ की किताबों को पढ़ के स्कूल में पढ़ के अगर उन्हें नौकरी चाकरी ना मिले, अगर उनके पास स्वरोजगार का कोई साधन ना हो, तो क्या इस देश के मंदिरों के अंदर उन्हें रोजगार मिल जाएगा? क्या इस बात की गारंटी मोहन भागवत देंगे? कितना बड़ा मजाक है इस देश की जेनजी के साथ और उसके बाद जेन अल्फा के साथ। जेन अल्फा की बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेन अल्फा के एक प्रोटेस्ट की खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आई है, एक इंटर कॉलेज से। और वहां छात्र जो जेनजी के बाद वाले दौर के छात्र हैं, वो सीधे सीधे सत्ता और सत्ता के इकोसिस्टम के साथ सवाल करते और प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। मामला यही रुकने वाला नहीं है। मामला रुकने वाला इसलिए दिखाई नहीं दे रहा कि पहले कहा गया जिस प्रकार से छात्र नेताओं से और कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से बातचीत हुई और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को खत्म कराने की कोशिशों के तहत जो जो आश्वासन दिए गए, उसके बाद बिहार, बंगाल, दिल्ली, असम, इन सब राज्यों में कई लोगों के ऊपर एफआईआर और कानूनी कार्रवाई की बातें भी कही गई। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी जेल भेज दिया गया था, जिनको आज रिहा किया गया। और जब इस पर सवाल उठा कि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है, क्योंकि ये सारी बातें तो शर्तों में थी नहीं, शर्तें तय की गई थी कि किसी भी प्रोटेस्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, फिर इस तरह से लोगों के ऊपर एफआईआर करने और अखबार में एक एक पेज का विज्ञापन देकर उनको उपद्रवी कहने की नौबत क्यों आ रही है? तब जाकर धड़ाधड़ राज्य सरकारों ने, पहले बिहार ने, फिर असम ने, बंगाल ने, सब ने इस तरह के प्रस्ताव को वापस लेने वाला शासनादेश जारी करना शुरू कर दिया। सवाल यह है कि इन सब के बीच भारत के जेनजी को क्या मिला? इतने दिनों के प्रोटेस्ट के बाद क्या पेपर लीक का समाधान हो पाया? स्वाभाविक है कि पेपर लीक की प्रक्रिया का समाधान नहीं हुआ। एक नंदा नीलकैनी टास्क फोर्स जरूर बना दिया गया, और उस टास्क फोर्स की रिपोर्ट कब आएगी
और पेपर लीक को रोकने के लिए भी भारत में टास्क फोर्स बनाना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है कि क्या मौजूदा सिस्टम पूरी तरह से नाकारा हो चुका है, और जब वो सिस्टम नाकारा हो चुका है तो उस सिस्टम को ढोने की जरूरत क्यों है? आखिर धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भाजपा के सांसद क्यों कर रहे थे? क्या वो किसी स्वतंत्रता संग्राम में लड़ के आए थे? क्या वो कोई वर्ल्ड कप जीत के आए थे, या करगिल की लड़ाई में वहां मोर्चा लेकर के आए थे? ये स्वागत हो रहा था। इन तमाम परिस्थितियों के भीतर आज संसद की कार्रवाई को देखिए, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, सब ये सवाल उठाते हुए दिखाई दिए कि जेएनजी को मिला क्या। नए शिक्षा मंत्री बनाए गए प्रहलाद जोशी, उन शिक्षा मंत्री के ऊपर प्रियंका गांधी ने जो बातें कही वो निश्चित तौर पर गंभीरता के साथ सुनी जानी चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रियंका गांधी, जो नए शिक्षा मंत्री ने, कि एक समय में ये नए वाले शिक्षा मंत्री इस देश में एक बेहद संगीन और घृणित कार्य में लगे हुए लोगों के बचाव में खुद को सामने रख रहे थे। वहीं अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए कि प्रधान का इस्तीफा प्रधान सेवक को बचाने के लिए लिया गया। कहीं ना कहीं यहां एक बात तो साफ दिखाई देती है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में जिस प्रकार से देरी हुई और जिस तरह से सारी आलोचनाओं का केंद्र बनते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे थे, उन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम और किस तरह से व्यवहार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम पर आप नजर डालें तो एक तरफ जेएनजी के साथ आउटरीच बढ़ाने की कोशिशें हैं, वहां तक पहुंचने की कोशिशें हैं। दूसरी तरफ जेन अल्फा की चुनौतियों से निपटने के लिए और नई पीढ़ी के लिए मोहन भागवत कह रहे हैं कि स्कूल लेवल से ही उनको देवी देवताओं की किताबें पढ़ाई जाए। देवी देवताओं की किताबें जब वो पढ़ेंगे तब तो बहुत तरह के सवाल और उठेंगे, और जब वही सवाल उठने शुरू हो जाएंगे तो फिर किस आधार पर आप मदरसों का विरोध करेंगे? क्या ये देश सेकुलर राष्ट्र नहीं है? क्या इस देश में सिर्फ देवी देवता ही पढ़ाए जाएंगे और उसके बाद क्या इस्लाम धर्म की चीजों को या सिख धर्म के जो जो चीजें हैं उन्हें नहीं पढ़ाया जाएगा? ये सारे सवाल उठेंगे, और इस देश के नौजवान को आज की तारीख में जो चीजें चाहिए वो बुनियादी चीजों को दे पाने में सत्ता कहीं ना कहीं असमर्थ महसूस कर रही है। तभी सत्ता के पास अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि आखिर इस जेएनजी से कैसे निपटा जाए। मिलेनियल्स तो उन्हें सत्ता में लेकर आ गए थे 2014 में, मिलेनियल्स ने उन्हें 19 में बहुमत दोबारा भी दिला दिया, लेकिन वही मिलेनियल्स 24 आते आते जब जेएनजी उसमें एक मजबूत वोटर बन के आने लगा, तब नरेंद्र मोदी नीतीश नायडू के ऊपर डिपेंडेंट और एक निर्भर सरकार बनाने की तरफ मजबूर हो गए। पार्टियां तोड़ने का क्रम अपनी जगह चल रहा है, सांसद अलग रील बना रहे हैं संसद कैंपस में, खासकर पार्टियां तोड़ने वाले सांसद। और इन सब के बीच कंगना रनौत, पता नहीं उनका इतिहास ज्ञान क्या है, फिल्मों में काम करते करते संसद पहुंच गई। और वो कंगना रनौत जो कभी कहती थी कि 2014 में देश को आजादी मिली है, कभी वो ये कहती थी, गोदी मीडिया पर बैठ करके कहती थी कि सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका सामान्य ज्ञान अब ये कहता है कि जेएनजी इस देश में व्यभिचार फैला रहे हैं। वो जेएनजी को जनरेशन गटर कह रही हैं, लेकिन जिस गटर से बॉलीवुड की जिस प्रकार की गटर वाली व्यवस्था के खिलाफ, कथित गटर वाली व्यवस्था के खिलाफ कंगना रनौत सवाल उठा रही थी, अब तो लोगों के बीच यही माना जाएगा कि कंगना रनौत आज जो बोल रही है तब भी वो आरोप ही लगा रही थी, और बॉलीवुड की व्यवस्था वाकई जो कंगना रनौत कह रही है वैसी नहीं है, बल्कि काफी साफ सुथरी है। संसद के अंदर पार्टी आधार पर बोलना और इस देश की मूलभूत समस्याओं पर अपनी राय रखना सांसदों की दरअसल जो प्राथमिक जिम्मेदारी है, वो पार्टी लाइन से बंधे होने के बावजूद पार्टी को भी, संसद को भी, देश को भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सचेत करने की रही है। नरेंद्र मोदी के दौर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर का इकोसिस्टम भी भक्त मंडली में तब्दील होता हुआ नजर आया। डिसेंट वॉइस यानी मतांतर रखने वाले लोगों को पार्टी में किनारे कर दिया गया। कहां गए कीर्ति आजाद? डीडीसीए के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, दूध की मक्खी की तरह पानी से निकाल कर फेंक दिए गए। अंत में उन्हें अब दूसरी पार्टी में जगह मिली, जबकि यही इसी भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में लोगों ने देखा है कि यशवंत सिन्हा और वाजपेयी की आर्थिक नीतियों के खिलाफ आरएसएस के संगठन स्वदेशी जागरण मंच के लोगों ने दिल्ली में रैली निकाली थी। वहां एक आंतरिक लोकतंत्र तब भी दिखाई देता था, और वो आंतरिक लोकतंत्र जब खत्म होता हुआ दिखाई दिया, सब कुछ एक व्यक्ति में समाहित कर दिया गया, तब सवाल है कि जिम्मेदारी लेने की बारी आएगी तो क्या प्रधान के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी?
कौन नहीं जानता कि धर्मेंद्र प्रधान या किसी मंत्री की भूमिका इस सरकार में कितनी सतही है? कौन नहीं जानता कि यह सत्ता एक व्यक्ति के कार्यालय और एक व्यक्ति के इकोसिस्टम से चलती है? नरेंद्र मोदी के नाम से शुरू और नरेंद्र मोदी के नाम पर खत्म। इस सत्ता की यही नियति है, और चाहे वो केंद्र की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर राज्य सरकारें हो, सबकी नियति यही है कि सत्ता का इकोसिस्टम गुजरात लॉबी तय करेगी। हर चीज गुजरात लॉबी अपने हाथ में रखेगी। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को गुजरात लॉबी तय करती हुई दिखाई देगी। राज्यों में तमाम वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर कनिष्ठ लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जूनियर लोगों को सीएम बनाया जाएगा, और जब ये पूरी कवायद की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी का मार्गदर्शक में बैठा हुआ इकोसिस्टम जुबान खोलने तक की स्थिति में खुद को नहीं पाएगा। लेकिन वो तो मार्गदर्शक मंडल में है, उनकी उम्र पूरी हो चुकी है, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो या मुरली मनोहर जोशी। हालांकि मुरली मनोहर जोशी ने ट्वीट के माध्यम से इस समस्या की तरफ निदान दिलाया भी था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। पर्याप्त जो करने की जरूरत थी वो सत्ता को थी, लेकिन सत्ता की तरफ से कोशिशें क्या हो रही है? इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 2-3 मिनट के मैसेज दे रहे हैं और लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। अब इस आश्वासन का लोगों पर क्या असर होगा, खासकर उस दौर में जब मोहन भागवत ये कहेंगे कि देवी देवताओं की शिक्षा उनके उनके स्कूल के सिलेबस में उसे शामिल किया जाए, फिर जेनजी आखिर इस मुद्दे को लेकर ठगा हुआ महसूस करेगा या नहीं करेगा? मोहन भागवत के कहने का क्या मतलब निकला कि जेनजी पाइथागोरस को ना पढ़े, जेनजी आर्किमिडीज को ना पढ़े, जेनजी न्यूटन को ना पढ़े, जेनजी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को ना पढ़े, बल्कि जेनजी देवी देवताओं की कहानियां पढ़े, और देवी देवताओं की कहानियां पढ़कर गोदी मीडिया की भाषण पर यकीन करे और 5 किलो राशन लेकर फिर खुश हो जाए। यही क्या मोहन भागवत के शब्दों में इस देश की नियति है? और इस देश के पूरे संसाधन को मोहन भागवत की आरएसएस की पाठशाला से निकले नरेंद्र मोदी और अमित शाह 2-4 कथित पूंजीपतियों के हाथ में ले जाकर सौंप दे? क्या इसी हिंदुस्तान को लेकर, इसी भारत को लेकर हमारे संविधान निर्माताओं ने सपना देखा था? साइंटिफिक अप्रोच की बात, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कही गई थी मूल कर्तव्यों में, आर्टिकल 51A में। क्या यही साइंटिफिक अप्रोच है कि देवी देवताओं की कहानियां पढ़ाई जाए? फाइनेंशियल टाइम्स ने जो नरेंद्र मोदी के ऑरा के खत्म होने की बात कही है, वो इसलिए कही है क्योंकि जो जेनजी या जेन अल्फा अब दिखाई दे रहा है वो मिलेनियल्स की तरह नहीं है। मिलेनियल्स में धर्मभीरू और धर्मावलंबी लोगों की तादाद ज्यादा बड़ी है। आस्तिक लोगों की तादाद कम है, लेकिन धर्म का ढोंग करने वाले लोगों की तादाद ज्यादा बड़ी है उस दौर में, क्योंकि मिलेनियल्स की जो परवरिश हुई, मिलेनियल्स ने जब होश संभाला, उस वक्त राम मंदिर आंदोलन को लेकर इस देश को में एक भक्तिमय वातावरण बनाने की कोशिशें हो रही थी। और वही मिलेनियल्स जब 80 से 96 वाली पीढ़ी जब एक मुकम्मल वोटर के तौर पर, एक ताकतवर वोट बैंक के तौर पर सामने आई, तो भारतीय जनता पार्टी अचानक 282 सीटों के साथ सत्ता तक पहुंच गई। लेकिन मिलेनियल्स का दौर नीचे जाने लगा, जेनजी का दौर आ गया और जेन अल्फा का दौर आने वाला है। जेनजी और जेन अल्फा के साथ क्या है? जेनजी और जेन अल्फा के साथ यह है कि उसके एक क्लिक पर दुनिया भर की तमाम इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, तमाम सूचनाएं उपलब्ध है। एक क्लिक के ऊपर सत्ता उसे क्या दे रही है और आज की दुनिया में उसे किस चीज की जरूरत है, वो सारी जानकारी उसके पास है, उस पीढ़ी के पास जिसे कंगना रनावत जनरेशन गटर कह रही है। लेकिन उस पीढ़ी को अब देवी देवताओं की कहानियों में ले जाने की जो कोशिशें हैं, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि जो बात फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखी है कि नरेंद्र मोदी का जो ऑरा था कि वो हार ही नहीं सकते, ये माहौल बनाया गया था कि वो हार ही नहीं सकते, अब साफ दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी का वो ऑरा खत्म हो चुका है। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के आसपास जिस ढंग से एक माहौल बनाया गया था, वो व्यक्तित्व अवसान की तरफ है, क्योंकि उस व्यक्तित्व के बूते 12 सालों से सत्ता में मौजूद भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के आम आदमी को क्या दिया, अब वो आम आदमी देख रहा है। सोशल मीडिया पे आप अलग अलग मीम देखते हैं, कुछ पत्रकारों को भी देखते हैं, और कोई भी एक यूट्यूबर या कोई पत्रकार अगर जाकर के ये पूछता है, किसी से पूछता है कि मोदी सरकार के 12 सालों के 5 काम या 3 काम गिनाइए, तो कोई आमतौर पर गिना नहीं पाता कि वो कौन से काम है जिन्हें वर्षों तक, सदियों तक लोग याद रखेंगे। हर प्रधानमंत्री के कुछ न कुछ काम, 1 2 3 कुछ न कुछ कामों को लोग याद रखते हैं। कोई प्रधानमंत्री हो इस देश के अंदर, सबके कामों को लोग याद रखते हैं कि किसने क्या किया है।
लेकिन मोदी सरकार के कामकाज को कौन याद रखेगा? जवाहरलाल नेहरू को लोग याद करेंगे तो किसके लिए याद करेंगे? नेहरू को लोग याद करेंगे तो इसके लिए याद करेंगे कि भारत का संविधान बना, भारत के अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संस्थाओं के इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे वो, और संस्थाओं की बुनियाद पड़ी, आईआईटी से लेकर आईआईएम और एम्स तक। बाद के प्रधानमंत्रियों को भी अलग अलग तौर पर याद किया जाएगा, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी को इसी के लिए याद किया जाएगा कि उन्होंने नोटबंदी कर दी? क्या नरेंद्र मोदी और उनके शासनकाल को इसके लिए याद किया जाएगा कि आरटीआई को कमजोर कर दिया? क्या इसके लिए याद किया जाएगा कि इस देश के अंदर सांप्रदायिकता को एक अलग तरीके से पेश करके और फिर उसके आश्रय राजनीति की गई? दरअसल इन सब मंदिर मस्जिद वाले दौर में अगर जेएनजी धार्मिक मुद्दों पर और सांप्रदायिक मुद्दों पर भाजपा की नीतियों के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, संघ परिवार की विचारधारा को आत्मसात करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये वेकअप कॉल किसके लिए है? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लिए नहीं है, ये कॉल दरअसल पूरी दक्षिणपंथी जमात के लिए है, चाहे वो बहुसंख्यक समाज के हो या अल्पसंख्यक समाज के हो। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बहुसंख्यक समाज में ही दक्षिणपंथी तत्व मौजूद है, अल्पसंख्यक समाज में भी एक बड़ा दक्षिणपंथी तत्व मौजूद है। क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों पहले एक चैनल की वीडियो देख रहा था, पाकिस्तान के अंदर भी दिल्ली के प्रोटेस्ट को लेकर लोग कह रहे थे, नौजवान कह रहे थे कि वहां भी इस तरह के प्रदर्शन की जरूरत है। आप सोच सकते हैं कि दुनिया अब किस दिशा में बढ़ चली है। मानवाधिकारों को और सिविल सोसाइटी को लंबे समय तक दबाकर देश के अंदर एक सम्मानजनक स्थिति अपने शासन के बारे में और सम्मानजनक विचार अपनी विचारधारा के बारे में नहीं कायम किया जा सकता। ये इतिहास का एक शाश्वत सत्य है और वर्तमान में सत्ता में बैठे लोगों ने इसे गोदी मीडिया के नैरेटिव को ही अंतिम सत्य मानकर भुला दिया था। लेकिन जिस तरह से जेएनजी का गुस्सा जितना सत्ता के ऊपर गिर रहा था, उससे कहीं ज्यादा गोदी मीडिया पर गिर रहा था, उसके बाद से तो ये साफ हो चला कि वो जेएनजी एकदम तैयार नहीं है उन तमाम चीजों को स्वीकार करने के लिए, जिन चीजों के और जिन बातों के आश्रय, जिस नैरेटिव के आश्रय दिल्ली अपनी हुकूमत को चिरस्थायी बनाने के लिए एक आर्टिफिशियल और बनावटी विचारधारा को देश के ऊपर थोप रही थी। अब समय उससे आगे का आ चुका है, और आगे के उस समय में कॉकरोच जनता पार्टी या इस देश के नौजवानों ने जो प्रदर्शन किया, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर नीट पेपर लीक को लेकर एक माहौल बनाया, किसान जिस प्रकार से इस आंदोलन को समर्थन देते हुए नजर आए, और जिस तरह से जाति धर्म की संकीर्ण दीवारें इस आंदोलन में टूटती हुई दिखाई दी, वो दिल्ली से लेकर गुजरात लॉबी तक और नागपुर तक सबकी नींद उड़ाने के लिए काफी था। पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, ये प्रोटेस्ट अंतिम नहीं है, क्योंकि मुद्दों की कमी इस देश में नहीं है, और लंबे अरसे बाद इस देश के अंदर मुद्दों के आश्रय नौजवानों को खड़े होते हुए जब देखा गया, तभी यह तय हो चला था कि जब मुद्दों की पूरी तादाद राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म अलग अलग फील्ड के मुद्दों को लेकर जब एक पूरे मुद्दों की पूरी सीरीज मौजूद है, उस सीरीज के मौजूद रहते हुए दिल्ली निश्चिंत नहीं हो सकती। इसी वजह से दिल्ली कंप्रोमाइज हो रही है, इसी वजह से 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी के जिस व्यक्तित्व को पहले प्रचारित किया जाता था, वो तथाकथित मजबूत मोदी अब मजबूर मोदी में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी के अंदर की सूत्रों की माने तो प्रधान सेवक बदला भी जा सकता है, थोड़ा इंतजार कीजिए। प्रधान तो गए, अब प्रधान सेवक की बारी है, और वो वक्त भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। किसी की नजर में 2027 का राष्ट्रपति चुनाव है, जब प्रधान सेवक को सक्रिय राजनीति से एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जैसी स्कीम के तहत दुनिया के सबसे बेहतरीन रिटायरिंग होम में से एक रिटायरिंग होम में भेजने की तैयारी की जा सकती है। कई स्तर पर सत्ता और सत्ता के इकोसिस्टम के भीतर इसकी तैयारी है, क्योंकि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक बात तो साफ है, उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। जिन लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाया, वो लाल कृष्ण आडवाणी आज उनके सितारे किस तरह के गर्दिश में है पूरा देश देख रहा है। जब आडवाणी को भारतीय जनता पार्टी ने किनारे कर दिया, तो भला मोदी साहब पर भारतीय जनता पार्टी और संघ रहम करेगा, ये बात कैसे मानी जा सकती है? यही बीजेपी और राइट विंगर्स की दुनिया है कि इस्तेमाल करो और उसके बाद टिश्यू पेपर की तरह उठा करके कहीं किसी कोने में डाल दो।
सत्ता को इसका एहसास है और जेनजी ने पार्टी के अंदर से, इकोसिस्टम के अंदर से, संघ के अंदर से चुप रहने वाले लोगों को भी जुबान खोलने का ऐसा मौका दे दिया है, जिसके बाद अब दिल्ली हर मुद्दे पर कंप्रोमाइज करते हुए नजर आ रही है। और इस कंप्रोमाइज के दौर में देखते जाइए कितने दिनों तक मौजूदा सत्ता अपनी उम्र को आगे बढ़ा पाती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।